जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के अंदर भी विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के बारे में, क्योंकि शुंग वंश के अंदर पुष्यमित्र शुंग अत्यंत प्रतापी शासक होते हैं। इनसे पहले हम ये हमारी प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 58 है और मौर्योत्तर भारत पर पार्ट नंबर 2 है। यानी कि मौर्यों के बाद में जो भारत के अंदर जो राजवंश आता है उनके अंदर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखें कि मौर्यों के बाद में जो भारत के अंदर जो राजवंश आते हैं, या कहें कि जो मौर्योत्तर काल में जो भारत के राजवंश आते हैं, उनके अंदर जो प्रमुख राजवंश है वो है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद में जो राजवंश आता है उसका नाम है कर्णवंश। कर्णवंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। साथ ही कण्व वंश के बाद में जो वंश आता है उसका नाम है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की स्थापना करते हैं विद्ये शक्ति, है ना। फिर वाकाटक वंश के बाद में जो वंश आता है उसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापक है सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं सिमुक। फिर सातवाहन वंश के बाद में जो वंश आता है उसका नाम है इच्छावाकु वंश। इच्छावाकु वंश की स्थापना करते हैं श्री शांतमूल। इच्छावाकु वंश के बाद में जो वंश आता है उसका नाम है चेदी वंश। चेदी वंश की स्थापना करते हैं महामेघावहन। फिर चेदी वंश के बाद में जो भारत के अंदर जो राजवंश आता है उसका नाम है आम्बरी वंश। आम्बरी वंश के जो संस्थापक है वो है ईश्वर सेन। ये जो राजवंश है, मौर्यों के बाद में राजवंश आता है, इनके अंदर जो हम सबसे पहले देखेंगे या कहें कि आज देखेंगे वो है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में इसके अंदर हम देखेंगे। तो शुंग वंश के अंदर ये राजा हुए, जैसे कि शुंग वंश के जो कि संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। जो मौर्य के अंतिम शासक भरतरथ की हत्या कर कर पुष्यमित्र शुंग ने जो कि शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश जो कि पुष्यमित्र शुंग प्रथम राजा होते हैं। फिर पुष्यमित्र के बाद में जो राजा होते हैं वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में जो राजा बनते हैं वो है वासुमित्र, है ना। अग्निमित्र के बाद में जो शुंग वंश के जो राजा आते हैं, अग्निमित्र के बाद में जो शुंग वंश के राजा बनते हैं उनका नाम है वासुमित्र। वासुमित्र के बाद में जो राजा बनते हैं वो है वर्जमित्र। वर्जमित्र के बाद में जो शुंग वंश के राजा बनते हैं वो है भागभद्र। भागभद्र के बाद में जो राजा बनते हैं वो है देवभूमि। देवभूमि जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं, है ना, अंतिम शासक होते हैं। अब अंतिम शासक जो कि देवभूमि थे, देवभूमि का एक मंत्री था। इस मंत्री का नाम था वासुदेव। देवभूमि के एक मंत्री था जिसका नाम है वासुदेव। वासुदेव ने जो इस देवभूमि की हत्या कर दी, हत्या कर कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है काणव वंश। जिसका नाम है काणव वंश की स्थापना वासुदेव ने देवभूमि की हत्या कर कर की। अब हम देखें कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में, क्योंकि शुंग वंश के अंदर जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखिए तो इनका शासन काल 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 149 ईस्वी पूर्व तक इनका रहा, है ना। अब देखिए कि ये पुष्यमित्र शुंग है जो कि मौर्यों की जो अंतिम शासक थे। इसका नाम भद्रथ था। भद्रथ की सेना के सामने पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शुंग वंश। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश का समाप्त किया था, या कहें कि जो कि भरतरथ की हत्या कर कर इन्होंने एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद में देखें कि इनकी जो राजधानी थी, पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, या कहेंगे आज का जो बिहार है, बिहार के अंदर जो पटना शहर है उस स्थान पर जो राजधानी पाटलिपुत्र जो कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी हुई। अब इस पुष्यमित्र शुंग ने कुछ उपाधियां भी धारण कर रखी थी, क्योंकि भाई इनकी उपाधि थी एक तो सेनानी की या कहीं की सेनापति की। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्यों के अंतिम शासक भरतरथ का सेनापति था, इसलिए जो पुष्यमित्र शुंग है इन्होंने सेनानी या कहीं की सेनापति की उपाधि धारण कर रखी थी। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, है ना। लेकिन जो हरिश चरित्र है,
हरीश चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है, यानी कि ब्राह्मण नहीं माना है ना। उन्होंने कहा कि हरीश चरित्र में कहा गया कि जो कि पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अन्य स्थानों पर देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण थे। अब देखें कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग की हमारे इतिहासकारों को जानकारी आखिर कहाँ से मिली, किस प्रकार हमारे इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग का इतिहास लिखा। तो जो पुष्यमित्र शुंग के जो जानकारी के स्रोत है उनमें एक प्रमुख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या का अभिलेख से भी हमको पुष्यमित्र बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो दूसरा स्रोत है वह वैसर नगर का अभिलेख, इसके अंदर भी हमको जो कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके बाद है मत्स्य पुराण, फिर गार्गी साहित्य, फिर माला विकानी मित्र, फिर हरीश चरित्र। इन सभी से हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है इन स्रोतों से। अब देखो कि जो पुष्यमित्र शुंग है जो कि मौर्यों का अंतिम शासक भद्रथ का सेनापति था। इस पुष्यमित्र शुंग ने भद्रथ की सेना के सामने हत्या कर मौर्य वंश की समाप्ति की और नए राजवंश पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की। अब जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमको एक जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है अयोध्या अभिलेख, इनके अंदर देखने को मिलता है कि जो ये अयोध्या अभिलेख है ना, इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का जो पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल जिसका नाम था धनदेव, इस धनदेव ने ही जो अयोध्या का जो अभिलेख है इसकी स्थापना की थी, है ना। इसके अनुसार जो अयोध्या का अभिलेख है इसके अनुसार कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ हुआ करते थे। जो यज्ञ करवाता था उसको सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था, यानी कि भाई इसकी शक्ति का प्रभाव चारों ओर है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ दिया जाता था, जहां अश्व जाएगा वो भूमि इस राजा की मानी जाती थी। तो कह सकते हैं कि अश्वमेध वही राजा करवाता था जो कि शक्तिशाली राजा होता था। साथ ही अश्वमेध यज्ञ के अंदर दानशीलता का भाव देखने को मिलता है, क्योंकि राजा अश्वमेध कराने के दौरान बिल्कुल दानशील हो जाता था। इसी के साथ जो अश्वमेध यज्ञ करवाए दो पुष्यमित्र शुंग ने, इस अश्वमेध यज्ञ को करने वाला पतंजलि था, जो कि एक प्रसिद्ध या कहेंगे उस समय का विख्यात या कहेंगे आज का एक विख्यात है। तो इस पतंजलि ने जो ये है पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इन्हीं के साथ जो अयोध्या का जो अभिलेख है, इस अयोध्या के अभिलेख में हमको यवनों के जो आक्रमण हुए भारत पर इनकी भी जानकारी मिलती है। इस अयोध्या अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि मध्य नगरी यानी कि आज का जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ को उस समय मध्य नगरी कहा जाता था, है ना। अयोध्या अभिलेख में कहा गया है कि यवनों ने जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, साथ ही सांकेत या कहें कि आज का अवध, इस पर कब्जा किया। इन दोनों स्थानों पर यवनों ने कब्जा किया, है ना। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर जाकर इन यवनों को हराया, है ना। इसकी जानकारी हमको अयोध्या का जो अभिलेख है इससे मिलती है। इसके जो कि एक प्रमुख है इससे संबंधित की बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र संबंधित बौद्ध धर्म। तो बौद्ध जो ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग है ना, पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मणों का तो समर्थक था और जो बौद्ध है इन बौद्धों का उत्पीड़न था या कहें कि बौद्धों को कष्ट पहुंचाने वाला था, क्योंकि भाई ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, है ना। तो इसके बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हम देखें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़न बताया गया है या कहें कि बौद्धों को कष्ट देने वाला बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यदान के अनुसार हमको देखने को मिलता है दिव्यदान में कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जो अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 जो स्तूप है,
स्तूप है, इन स्तूपों को नष्ट कर दूंगा। तो जो ये पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिज्ञा ली जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि भाई वो अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देगा। इसी के साथ जो बौद्ध ग्रंथ है इनके अंदर देखने को मिलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी भिक्षुओं का सिर लाएगा काटकर उसको मैं 100 सिनार, जो कि एक चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, 100 दिनार दूंगा। तो इनसे इन जो बौद्ध जो ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाला बताया गया है ना। लेकिन इसी के साथ साथ जो अन्य ग्रंथ है उनके अंदर देखने को मिलता है, या कहेंगे जो बौद्ध ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथों को ही हम जब बारीकी से ध्यान से पढ़ते हैं या कहेंगे बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने सांची के अंदर 2 स्तूपों का निर्माण करवाया, 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। साथ ही जो अशोक द्वारा जो निर्मित स्तूप था सांची के अंदर उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो इससे कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता है कि बौद्ध ग्रंथों में तो कहा गया है कि ये पुष्यमित्र शुंग है ये बौद्ध धर्मों का अहित चाहता था या कहें कि बौद्ध धर्म का विनाशक था। लेकिन कहीं कहीं हमको बौद्ध ग्रंथों के अंदर ही देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराता है, यदि ये पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का खिलाफ होता तो ये निर्माण क्यों करवाता, है ना। तो ये डाउट बना रहता है। तो यहाँ पर हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो राजा होते हैं वो अयोग्य होते हैं, या कहें कि उनका कोई खास इतिहास नहीं होता है, या कहें कि इनसे संबंधित हमको जानकारी अधिक प्राप्त हमारे इतिहासकारों को नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद में उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बनता है। अग्निमित्र के बाद में वसुमित्र शासक बनता है। वसुमित्र के बाद में वर्जमित्र शासक बनता है। ये सभी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण। इसी के साथ वर्जमित्र के बाद में भागभद्र शासक बनता है। भागभद्र के बाद में देवभूमि शुंग वंश का शासक बनता है। देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। देवभूमि का जो मंत्री था जिसका नाम है वासुदेव, वासुदेव इस देवभूमि की हत्या कर देता है। हत्या कर एक नए वंश जिसका नाम है कणा वंश की स्थापना करता है। तो अब हमारे जो अगला जो टॉपिक होगा या कहेंगे हमारी अगली जो पार्ट होगा, पार्ट में उसमें देखेंगे कणा वंश, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, इन वंशों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल के लिंक के मिल जाएगी, वहां पर ये आप सभी नोट्स के रूप में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा बताना, फिर मिलते हैं।